इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके मां बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बायकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सिलटे। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है। बट 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं, 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता, 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो। मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं। मीडिया के साथ तो हमें यह करना है, बॉयकॉट मीडिया। आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, आज से हम कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं देखेंगे। आज से हम इन सब की वीडियो आ भी जाती है सामने तो उसे डिसलाइक करेंगे, अपने माँ बाप को बोलेंगे कि न्यूज चैनल बिल्कुल ना खरीदे, टीवी देखे बट कोई न्यूज ना देखे। हम बताएंगे इनको, इनकी जो टीआरपी है ना वो हम ही ने बढ़ा दी। हमें ही मजा आता है उन बातों में, और उन बातों के मजे के चक्कर में हमारा सबका भविष्य खराब हो गया। मीडिया को लगने लगा अच्छा ये चीज है। अब मैं अपने चैनल की बात करूं, मैं मसाले की वीडियो बनाऊं, रोज 1 लाख व्यू आएंगे, बट मेरा चैनल एजुकेशन का है, मुझे वो काम भी करना है। ठीक है, मैंने महीने में एक बार 1 वीडियो बना दिया, 2 वीडियो बना दिए, उसके अलावा तो मैं पढ़ाऊंगा ना। या मैं ये चिंता करूं नहीं मेरी इस वीडियो पे 30,000 व्यू आते हैं तो अब मैं ये वीडियो नहीं डाल रहा। यही सेम काम मीडिया को करना चाहिए था कि जो उनका काम है, व्यू आए या ना आए, उनको वही काम लगातार करते रहना चाहिए था। बट वो नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, अब जेईई और नीट की परीक्षा सरकार चाहती है, इसीलिए मीडिया लगा हुआ है कि नहीं करा के रहेंगे। लड़ रहा है मीडिया उसके लिए, क्योंकि सरकार चाहती है। तो मीडिया यहां पे वही कर रहा है जो सरकार चाहती है। तो सबसे पहले हमें सरकार से चाहवाना है कि वो हमारे एग्जाम भी टाइम पे ले। मीडिया से सरकार नहीं सुधरेगी, सरकार से मीडिया सुधरेगी। तो गुजारिश हमारी सरकार से है, सबसे पहले कोई न्यूज चैनल हम नहीं देखेंगे। हम जब मन की बात मोदी जी करेंगे उसको डिसलाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे। हमें ये सब करना है, ये हमें ट्विटर पे कैंपेन चलाना है। और कौन सा न्यूज चैनल, क्या औकात रहेगी किसी न्यूज चैनल की? हमारे पास अपने कम चैनल है। हमारे एजुकेशन में वाईफाई स्टडी 10 मिलियन, स्टडी IQ 10-10 मिलियन के चैनल है। क्या ये चैनल नहीं है? इन पे हम लोग अपनी बात रखेंगे। इन चैनल वालों को हम कहेंगे कि भाई आप हमारा मुद्दा उठाओ। भाई मुद्दा का, न्यूज चैनल का काम क्या है कि किसी भी खबर को फैलाना। तो अब मेरा अपना चैनल है, मैं इसके थ्रू खबर को फैलाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाऊंगा। लेकिन बच्चों को भी एक बात करनी होगी, बच्चे बहुत सेल्फिश हो गए हैं। जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तब तक नहीं समझते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 2017 का एग्जाम कैंसिल होने के लिए मुझे गाली दे रहे थे कि सर हमारा भैया है, ये बंद क्यों नहीं करते फोन, कि हमारा भैया है और सर उसका 2017 आप कैंसिल कराने के पीछे पड़े हो, ये क्यों गलत करा रहे हो। जब उसी बंदे पे UFM 2018 का केस लगा, ये वाला CHS वाला, तो नानी याद आ गई। तब दिखता है SSC गलत कर रहा है। तो ये मत इंतजार करो कि जब तक मुझ पे नहीं बीतेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा।
आप, आपके भाई बंधु जिनको 2 साल बाद भी सीजीएल देना है, सबको लगना होगा। आपके पिता मम्मी सबको न्यूज चैनल को बायकॉट करना होगा और आपके लिए ट्वीट करने होंगे, आपके लिए कैंपेनिंग चलानी होगी। चाहे यूट्यूब पे हम चलाएंगे, जैसे कि हैशटैग अभी चल रहा है एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चल रहा है, और एक चल रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार। अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए। आपसे ज्यादा वाहियात और गंदा आदमी कौन होगा? अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया है 1-1 रुपया। आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग तो इनको सैलरी किस बात की है, और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से? तो बताइए आप। मोदी जी तमाम दिन से मन की बात कर रहे हैं, एक एक बात मैंने इनकी मन की सुनी है। भाई साहब, मन की बात में आज तक इन्होंने रोजगार पे बात की नहीं। अरे रोजगार को गोली मारो, जो रोजगार निकाल दे कम से कम उसे तो टाइम पे दो, या उसे भी टाइम पे नहीं दोगे, उसे भी आपने अपने रेवेन्यू का जरिया बना लिया। कौन टैक्स वसूलेगा आपके लिए? मोदी जी लगता है दूरगामी सिर्फ अपने लिए थे, देश के लिए नहीं है। अपने लिए तो उन्होंने सोच लिया था कि कैसे कैसे रास्ते पे चलूंगा कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बट वो ये नहीं सोच रहे कि इस देश का युवा जो आज जिन हालातों में, अगर यही हालत रहा तो ये देश नीचे चला जाएगा। ये आपकी देशभक्ति है, ये आपका देश प्रेम है। और ये जो मीडिया वाले चिल्लाते हैं ओम कश्यप फलाना ढिमका कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये देशभक्त हैं, इनको नहीं दिखता कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। युवा कैसे बड़े, कितने न्यूज चैनल को मैं कॉल करके बोलता हूं कि इस चैनल पे डिबेट करा लो, अरे नहीं इस पे नहीं कराएंगे, हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात, तब तुम्हें पता चलेगा। मजाक बना के रख दिया, मजाक बना के रख दिया। अब हम खुद करेंगे, हम यूट्यूब चैनल, किसी मीडिया चैनल पे हमें जाना ही नहीं है। कोई मीडिया वाला बोलेगा भी ना तो भी हमें नहीं जाना इनके यहाँ, इनकी औकात नहीं है यार। ये तो हमसे छोटे चैनल हैं, हमसे टुच्चे मुच्चे चैनल हैं। अगर इनकी तरह नंगा नाच हम अपने यूट्यूब चैनल पे करेंगे तो करोड़ों व्यू हमारे भी आ जाएंगे, हमारी भी टीआरपी आ जाएगी। ये कर क्या रहे हैं? एक बात बताओ, अभी सीबीआई का केस रिया हुआ तो एक एक दिन की अपडेट आ रही है नहीं आ रही? सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, अभी रिया कहां है? जब ये 2017 वाला केस सीजीएल का सीबीआई में गया था तब तुम मीडिया वाले मर गए थे, तब तुम नहीं दिखा सकते थे। आज ये 2 बंदे पकड़े गए, इन्होंने नकल कराई थी, तुमने एक बार भी दिखाया वो केस, और केस डंप हो गया। जब मीडिया उस केस को दिखाएगी नहीं तो केस तो डंप हो ही जाएगा। तब आप नहीं बोले बीच में। और शिक्षा में भी माफिया बैठे हैं, इनको भी कोई मतलब नहीं पड़ता। सबको लगता है अपना पैसा कमा के बैठे। अरे क्या बच्चों के बारे में सोचना? अरे हमने नहीं कमाया पैसा, क्यों नहीं सोचेंगे? तुम्हारे घर की दाल रोटी बढ़िया चल रही है तो चलाते रहो। कम से कम जिन बच्चों से आपने पैसा कमाया, जिन बच्चों की वजह से आप अरबपति बने बैठे हो, उनके बारे में तो सोचो, नहीं तो एक दिन खत्म हो जाओगे। मैं बड़े बड़े चैनल वालों से भी कहता हूं, सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं मैं। आज सारे यूट्यूब चैनल को कसम है कि इन सब चीजों पर वीडियो बना है, और ये बच्चों को भी कसम है कि वो इन वीडियो को वायरल करेंगे। चाहे वो किसी भी चैनल की वीडियो हो, एक वीडियो तो ट्रेंडिंग 1 जानी ही चाहिए। और जितने भी ये यूट्यूबर हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मेरी सिर्फ आज गुजारिश यूट्यूबर से है। मीडिया चैनल्स को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, इनकी औकात मेरी नजर में कुछ है ही नहीं। ये तो ऐसे समझ लीजिए सरकार की डमी है, उसका डुप्लीकेट है, जो सरकार चाहेगी मुंह से बक देंगे। 2-3 बस आ गए, ऐसे ऐसे बाल निहारे, थोड़ा सा मेकअप किया, आ गई सब महिलाएं, ऐसे 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 हाथ पर मारे। ये न्यूज चैनल है, ये स्तर है न्यूज चैनल का तुम्हारा। वो अर्नब गोस्वामी को देखिए जरा, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों बौखला रहा हूं। आप देखिए इस आदमी को, क्या करता है ये आदमी, कैसे बकता है। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। ये देख रहे हो आप, ये इसका स्तर है डिबेट करने का। ये एक न्यूज चैनल का स्तर होना चाहिए। ऐसे लोगों को घर बिठा देना चाहिए न्यूज चैनल वालों को, लेकिन उनको पता है कि जो ऐसे नाच करेगा उसी को लोग देखेंगे। अब हमें देखना बंद करना है। किसने चढ़ाया? आप मुझे बताइए, आज तक को नंबर 1 किसने बनाया? इन चैनल्स को नंबर किसने बनाया? सरकार ने। सरकार के लोग तो 500-600 हैं, हम लोगों ने बनाया, इस जनता ने बनाया। सब लोगों ने इनको प्यार दिया तो आज ये यहां बैठे हैं। अगर आज हम ये हमें नहीं समझ रहे, चाहे आपका भाई एसएससी की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे भी आप ट्वीट कराओ। हमें ट्विटर पे भी नंबर 1 ट्रेंड चाहिए, हमें यूट्यूब पे भी नंबर 1 ट्रेंड चाहिए, और रुकना नहीं है 1 महीने तक, हमें रुकना नहीं है। एसएससी चेयरमैन बात बात पे नोटिस डाल देते हैं कि कोविड की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। बताइए क्या मजाक बना के रखा हुआ है। कोविड की वजह से नीट हो सकता है, 23 लाख 25 लाख लोगों की जिम्मेदारी आप ले सकते हो कि इनको कोरोना नहीं होगा, आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। कोई सिस्टम एग्जाम में नहीं है। अभी रेमो सर ने भी एक वीडियो बनाया था, उन्होंने पूरा बताया कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए।
शिक्षा में बदलाव आना चाहिए। आज देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई सीईटी आया, एक न्यूज चैनल वाले ने तमीज से डिस्कशन नहीं किया, तमीज से सरकार का इंटरव्यू नहीं लिया जितेंद्र सिंह का कि आप बताओ इसको कैसे लागू करोगे। यार आप तो सिर्फ अंधकार में रख रहे हो। आपको लगता है हल्ला हो रहा है, चलो सीईटी फेंक दो, हल्ला हो रहा है, चलो ये फेंक दो, हल्ला हो रहा है, राम मंदिर घोषित कर दिया, हल्ला हो रहा है, हिंदू मुस्लिम डिबेट, ये सब। सम्मित पात्रा जैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को आप अपने चैनल पे बुला के बकवास कराते हो। आपको नहीं पता इस आदमी को बोलना नहीं आता, ये जब भी मुंह खोलेगा गंदगी बोलेगा। आप अच्छे लोगों को भी बुला सकते हो। क्या इस देश में अच्छे लोग नहीं है? क्या बीजेपी में अच्छे नेता नहीं है जिनको आप बुला के अच्छी डिबेट कराओ, एजुकेशन पे डिबेट कराओ? आप ऐसे ऐसे लोगों को बुला ले तो जिनको जेई का सिलेबस नहीं पता, नीट एग्जाम और जेई का डिबेट कराने के लिए सम्मित पात्रा आते हैं और तमाम लोग आते हैं जिनको पता तक नहीं है सिलेबस क्या है। सीईटी पे आपने कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा। अरे देश में अगर कुछ हो रहा है, कोई योजना आ रही है, कोई नई चीज आ रही है, तो ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से जवाब मांगे और पूछे। यही काम मीडिया का होता था और वैल्यू भी होती थी मीडिया की। आज कोई वैल्यू नहीं है। मैं जरूरी नहीं समझता कि हमें न्यूज चैनल पे अपना मुद्दा लेके आना है, क्योंकि इनकी औकात नहीं रही। ये बिल्कुल ही 0 कौड़ी के लोग हो चुके हैं। सीधी सी बात है, पहुंचा देना इन तक भी ये वीडियो ताकि सुधर जाए, नहीं तो बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला पैदा नहीं होगा इनको, जो ये कर्म कर रहे हैं, जो लोगों की बद्दुआएं ये ले रहे हैं। अजीब व गरीब डिबेट चलती है, अजीब व गरीब डिबेट। मैंने तो 4 साल पहले टीवी देखना छोड़ दिया था। मैंने कहा अपना चैनल बनाएंगे, वहीं से अपनी आवाज उठाएंगे। तो हम सबको अपनी आवाजें उठानी है इन एजुकेशनल चैनल के थ्रू। मैं वाईफाई स्टडी, दिनेश, हनुमान दोनों से गुजारिश करता हूं वो भी इस पे वीडियो बनाएं। जितने भी चैनल बड़े बड़े हैं, विजाट साहब, राकेश यादव सर, ये इन चैनल पे वीडियो बनाएं, इस मुद्दे पे वीडियो बनाएं, ताकि किसी की वीडियो तो नंबर 1 ट्रेंडिंग हो, या सब मिलके भी, अगर हो सकता है कि सारे टीचर बड़े बड़े जो मिलके आए, जिनकी बात बच्चे मान सकते हैं, तभी ये कैंपेन हमारा सफल हो सकता है। बहुत करोड़ों लोगों को आना पड़ेगा। 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है ना, तो करोड़ों लोगों को आना पड़ेगा इस कैंपेन के लिए। हम पूरी, एक बात बताओ, विनोद इतना फेमस हो सकता है जिसको मीडिया वाले दिखा रहे हैं, तो ये स्पीक अप रेलवे डिक्लेयर रिजल्ट ये फेमस नहीं हो सकता कि मीडिया की मजबूरी बन जाए? बताओ आप, इसको भी हम इस कदर फेमस कर देंगे, मीडिया हमसे बोलेगी अब आप आके इंटरव्यू दो, अपनी समस्याएं बताओ। क्या पहले नहीं होता था? पहले लोग आंदोलन नहीं करते थे, सरकार नहीं पूछती थी आपकी समस्या क्या है? अरे प्रजा को सरकार से दिक्कत हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। सरकार का फर्ज बनता है कि वो पूछे कि उसकी प्रजा खुश है या नहीं। भगवान, आप राम राज्य की बात करते हो ना, भगवान राम ने तो प्रजा के कहने पे मां सीता को छोड़ दिया था। सिर्फ उन्होंने यही पता लगा था कि कोई ऐसे ऐसे उनके बारे में बात कर रहा है। तो आप भी प्रजा का दर्द सुनो। मोदी जी, रिक्वेस्ट है आपसे, आप हिटलर बनने की कोशिश मत करो। जैसे वो हिटलर भी जब जर्मनी में जनता मर रही थी तो वो भी हंस को दाना चुगा रहा था, आप भी दाना चुगा रहे हो। देखो इस युवा के प्रति, लोगों का जीना। मजदूरों के लिए आपने कुछ नहीं किया यार लॉकडाउन में, किसी के लिए किया है तो बता दो। मीडिया तो सवाल पूछेगी नहीं, हम ही पूछें अपने चैनल के थ्रू। करें तो करें क्या, बताओ? जीना दुश्वार कर दिया यार आपने। मैं अपनी जगह रख के जब ये देखता हूं कि एक बच्चा जिसने 3 साल से तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हो, तो उस पर क्या बीतती है। हम लोगों से बात करते हैं, आपको पता है एक मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया कि जब मैं सुबह सुबह 9 बजे लाइव आता हूं पढ़ाने, तो बच्चे मुझे कहते हैं कि घर की छत की टीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल की टीन की छत पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आई हुई है। आज तक 8 साल आपकी सरकार को हो गए, हम ये सब समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, हम ऐसा कोई टनल नहीं बना पाए कि बिहार में बाढ़ ही ना आए। बट हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब बस वोट से है। अभी चुनाव होंगे तो रिजल्ट भी तुरंत आ जाएंगे, सरकार भी तुरंत हो जाएंगी, विधायकों की खरीद फरोख्त भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बट ना तो कभी एसएससी से कुछ कहा जाएगा, सबकी मिली भगत है, सब 1000-1000 2-2000 करोड़ के घपले होते हैं, सब बढ़िया बैठ के आराम से मिल के खाते हैं, इनकी पार्टियां होती हैं सब। यहां बच्चा रोता है, माँ बाप की सुनता है, रिश्तेदारों की सुनता है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? मजे आ रहे हैं इनके तो, बढ़िया पैसा पहुंच रहा है, सैलरी अलग से मिल रही है, नाम अलग से है, कोई रोक नहीं सकता, अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, हो गया जीवन। बाकी किसी को किसी से क्या मतलब। वैसे मोदी जी कहते थे मैं बहुत जमीनी स्तर का आदमी हूं, मैं नीचे के लोगों की समस्याएं देखता हूं, बट पता नहीं कब देखते हैं, भगवान ही मालिक है। तो ये कैंपेन हमें चलाना है। एक तो हमें ये 1 सितंबर को एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चलाना है, 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये चेतावनी है हमारी सरकार को, चाहे अब कुछ भी करना पड़े, 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट दो। क्यों नहीं दे रहे? बना नहीं रिजल्ट आपसे है? जब नहीं पता था, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल देते हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैगी समझ रहे थे, तब 2 मिनट में बन जाएगी। एफर्ट लगाया कुछ? जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगाओ, 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहां फीस भरता है। आपको पता है कैसे गुजारा करता है? एक इस आस में माँ बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का स्तर अब बढ़ना चाहिए था,
चलिए माँ बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होकर घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आप जो निकाल रहे हो उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे। एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए। ये कौन सी बात हुई? ये सब निकला था। इन्होंने आरआरबी के एग्जाम में बस सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन डालते रहे। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल पे मुझे पता चला, और इन्होंने 500 रुपए फीस ली। बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे हैं तुमसे, वापस कर देंगे। बताओ, मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार, मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। एसएससी के लिए बोलना है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, हमें ये इंतजार नहीं करना। ये अभी पता है क्या करेंगे? सीईटी का एक और नोटिफिकेशन डाल देंगे। अब तो ठीक कर रहे, अरे या तो आज से ठीक करो, या जब तक तुम्हारा ये सीईटी नहीं आता तब तक सारी चीजें ठीक करो। मेरी सब यूट्यूबर्स से गुजारिश है, जितने भी लोग हैं जिनके चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख, सब इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ। थोड़े दिन पढ़ाई स्थगित कर दो कि कोई पढ़ाई नहीं करेंगे हम, कोई कोर्स नहीं बेचेगा मीडिया वाला, वो एजुकेशन वाला, कोई भी कोर्स नहीं बेचेगा, कोई भी पढ़ाई नहीं होगी। 5 दिन तक यही चलेगा। सिर्फ 5 दिन तक मेरी गुजारिश है, बच्चों से भी सिर्फ आप सब कुछ छोड़ दो। एक बार तो लगना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। 5 दिन तक हम सब लग जाते हैं और नानी याद दिला देंगे। इस बात का भरोसा मुझ पर रखिए कि क्या कुछ नहीं हिल सकता यार। अगर हम 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर ये 3 करोड़ लोग चाहे ना तो सल्तनत हिल सकती है। मोदी जी गलत नहीं बोल रहे, कुछ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप एनालिसिस करा लो, आपके पास तो इतने बड़े बड़े एनालिस्ट भरे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े टॉप लेवल के शिक्षाविद हैं आपके पास, वो सब बता देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे, कोई बाय नमस्कार आज होगी नहीं। अब बस सीधे सीधे सरकार से जवाब। ये मन की बात नहीं है, ये मन की भड़ास है। आप तो बड़े प्यार से कर देते हैं मन की बात, मेकअप करके आ जाते हैं साहब। मन की बात क्या है? मन में मेरे ये चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे मोर को तो दाना डालना चाहिए। मुझे रात को ऐसा सपना आया, भारत में सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बेरोजगारी नहीं है, जहां तक देखता हूं खुश पाता हूं लोगों को। ऐसे भारत की मैंने कल्पना की थी। देखो जरा, देखो दिल्ली में ही देख लो, मुखर्जी नगर जैसी जगह में जाके कि टीचर और बच्चे कैसे बेहाल हो रहे हैं। आज अगर टीचर में भी बेरोजगारी है तो इसी वजह से है कि उनको टाइम पे जॉब नहीं मिल पाई, तो बेचारे टीचर बन गए। और आज कोरोना वायरस ने टीचर की जॉब भी छीन ली, रोटी पालना मुश्किल हो रहा है। बताओ गलत बोल रहे हैं तो? यार कोई तरीका होता है। मीडिया को कुछ भी, आप खुद एक चैनल, आज अगर आप लोग मेरी बात को झूठ मान रहे हैं ना, तो कोई भी एक चैनल खोल लें और आप मुझे बता दें कि ये आदमी इतने काम की बात कर रहा था। आपको पता चलेगा कि इसने 10 बातें की, एंकर ने सारी बाहियात की, सारी बाहियात, कोई काम की बात पे चर्चा नहीं करेंगे। अब एक सीबीआई केस हो गया तो हर दिन अपडेट, हमारा सीबीआई केस हो जाए तो कोई अपडेट नहीं। 2017 वाला केस डिसमिस होने के कगार पे आ गया, कोई सबूत नहीं मिले नकल के। रिया की तो व्हाट्सएप चैट निकल आई, और यहां नहीं निकली किसी की व्हाट्सएप चैट। हमने नंबर तक दिया जिन लोगों ने नकल की, हमने नाम तक बताए उन लोगों के जिन लोगों ने नकल की। क्या किया आपने उनके साथ बताइए? हमने तो अपने जिंदगी दांव पे लगा दी कि जिन लोगों का नाम ले रहे हैं ये कल को हमें मार भी सकते हैं। आपने क्या किया उसके बाद? कुछ भी नहीं। अब उनके आगे के लिए और मुंह खुल गए कि वो और नकल कराएंगे। भाई एक बार मेरी चल गई, अब दोबारा से भी नकल होगी। चले बहुत भड़ास है, एक दिन में नहीं निकलेगी, कल भी निकालेंगे, परसों भी निकालेंगे। मैंने कहा है 5 दिन हैं, 5 दिन में हम आग लगा देंगे। बस हम सब वाईफाई स्टडी आईक्यू वाले गौरव अग्रवाल सर, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, दिनेश, हनुमान जी दोनों से, कि आप भी वीडियो बनाएं इस टॉपिक पे। और बस इतना कहें अपने बच्चों को कि आपको ये #ट्रेंडिंग 1 पे लगातार रखना है। ट्विटर पे सब देखते हैं और यूट्यूब पे हम में से किसी की भी वीडियो ट्रेंडिंग 1 पे जानी चाहिए। जब सारे टीचर, सारे बच्चे मिलके कुछ करेंगे तभी कुछ हो सकता है, वरना भैया हमारी तो दाल रोटी ठीक चल रही है, टीचर्स की भी चल रही है। तुम्हें अपनी दाल रोटी देखनी है, हमें आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है। हमारा क्या सपना था, हम सोचते थे अपने गांव के लिए स्कूल बनाएंगे, शिक्षा में आगे करेंगे कुछ। इन्होंने तो रोक दिया, इन्होंने तो रोक दिया यहीं पे। अच्छा हुआ मैंने एसएससी की नौकरी छोड़ दी थी उस टाइम। चले कोई बात नहीं, क्या, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है, धोखा हुआ है। और धोखा क्या?
कि ये एक सेकंड निकम्मी है और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं इस समय भारत में, आवाज आ रही है मेरी? इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर टीयर 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा? मैं क्या बोलूं? मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई, 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर एसएससी से बात पूछोगे तो एसएससी जवाब देगी भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे। 4-4 5-5 साल तक बच्चे अटके हुए हैं। मैं आपको डाटा दिखाता हूं। 2018 की सीजल की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया। प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहां पे 4-4 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते हैं वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है। बंपर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं। और ये भी पता है ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे। दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा। बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000। मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1,200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं, ये साला नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाई साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है।
राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए। एक जो बेरोजगार युवा होता है उसकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है। वो लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के फंडे में नहीं घुसता। 35,000 40,000 रुपए उसके महीने की तनख्वाह आनी चाहिए, उसके घर में रोटी बननी चाहिए शाम से, है ना, आराम से। उसके पास इतने ही सपने होते हैं। इस सपनों को उससे छीनने की कोशिश मत करो भाई। और गवर्नमेंट ने ये अभी लॉलीपॉप दे दिया आपको सीईटी का, कितनी भी अच्छी योजना सही, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें सीईटी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कमीशन चाहिए जिससे एग्जाम जल्दी हो। 1 से 1.5 साल में सारी प्रक्रिया खत्म करके हमारे हाथ में नौकरी और तनख्वाह दे। हमें ऐसा कमीशन चाहिए। सीईटी से बढ़िया यह होता कि जिन बच्चों का सीएचएसएल का पेपर अटका हुआ है, एनटीपीसी आरआरबी अटका हुआ है, एमटीएस लटका हुआ है, सीजीएल मेंस नहीं हो रहा टाइम से, आने वाले पेपरों का कुछ अता पता नहीं है, कि इन रुके हुए पेपर को जल्दी करा के बच्चों की ज्वाइनिंग दे। आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, तो साफ साफ बोल दो कि हम तो भिख मंगे, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो, आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो। बाकी 2024 के चुनाव में हम लोग देख लेंगे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे तुम्हें। फिर आप कुछ बोलते नहीं हो, सीधा सीधा सब छुपाए चले जा रहे हो। देखिए, ये हर एक स्टूडेंट की लड़ाई है और आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो ये एक हैशटैग है ट्विटर पे, देखो, हम भगत सिंह के जमाने से तो है नहीं कि हम सड़कों पे आके विद्रोह करेंगे, क्योंकि सड़कों पे आके विद्रोह करेंगे तो कूटे हम ही जाएंगे, हम लोग एंटी नेशनल, और हम लोगों के ऊपर उल्टे सीधे चार्ज लगेंगे। तो हम सोशल मीडिया में बहुत प्यार से और बहुत तमीज से अपनी बात रखेंगे। 1 सितंबर को 11 बजे से हम एक हैशटैग ट्रेंड करेंगे, हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे के सारे स्टूडेंट, अगर 1 लाख ट्वीट होगा ना, पर डे 15 दिन तक ट्रेंड करेगा। और आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप मेल करो एसएससी को, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको मेल करो, अपने फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर हैंडल पे, तब जाके कुछ होगा। वरना ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी, ये नई नई चीजें आती रहेंगी और बस एग्जाम के टाइम को टाला जाएगा। ठीक है भाई, बस एग्जाम के टाइम को टाला जाएगा और ऐसी कहानी चलती रहेगी आगे तक। ये साल के साल ऐसे ही निकलते जाएंगे और बेरोजगारी का लेवल बढ़ता जाएगा। 10 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हमारे देश में। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते रहे, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, कितना नौकरी देगा सरकार? भाई पॉपुलेशन बुड्ढों का थोड़ा ना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है जवान लोगों का। हमारे पास पॉपुलेशन नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे। पहले घर में 1 आदमी कमाने वाला था, आज घर में 5 आदमी जवान कमाने वाले हैं, लेकिन वो पांचों के पांचों घर में बैठे खाली। अगर वो आदमी, अगर एक आदमी 50-50 हजार रुपया कमा के लाएगा तो 2.5 लाख रुपया महीने घर में आएगा। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, आपने छोटे मोटे बेरोजगारों के सारे धंधे खत्म करवा दिए, उल्टी सीधी पॉलिसी ला के। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। प्राइवेट नौकरी का पता नहीं, सरकारी नौकरी को तुम खाएगे, 5-5 साल में क्लियर हो रही, अरे 5 साल में भी क्लियर नहीं हो रहा। इस तरीके का हाल देख लो। या सुबह से स्टूडेंट का मैसेज आता है, बार बार फोन आता है, कभी कभी तो ऐसे मैसेज भी आते हैं, सर 200 रुपया पेटीएम कर दो, 1000 रुपये सर डाल दो, कोर्स फ्री में दे दो, सर पढ़ना यहाँ अटके हुए हैं, पिताजी की जॉब चली गई, सर कोई टाइपिस्ट की जॉब दे दो, कंटेंट राइटर की जॉब दे दो। मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं हम? मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही विनती, कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, डेली के डेली ट्विटर पे ट्रेंड कराओ हैशटैग एसएससी सीजीएल डिक्लेयर रिजल्ट। और इसके साथ साथ बॉयकॉट मीडिया, बॉयकॉट गवर्नमेंट। आप जो भी आपके मुद्दे, उन मुद्दों को शांतिपूर्वक देश के सामने रखो, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। घर में बैठे बैठे तुम्हारी बात कोई नहीं सुनना जाएगा। सरकार को केवल अपने वोट बैंक खोने का डर है, उसके अलावा सरकार को और कोई डर नहीं है। तो उनको वो डर दिखाओ कि अगर ये बहाली नहीं हुई तो 10 करोड़ वोट अगले चुनाव में गए तुम्हारे सड़क पे ले आएंगे, तब तो लोग सुनेंगे, अदरवाइज तुम्हारे मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं है। ये आज का कड़वा सच है। और मीडिया, हमारी मीडिया के तो मैं तुम्हें किस्सा बताता हूं। हमारी मम्मी गांव में रहती हैं, तो गांव में सीडी डीवीडी पे फिल्में देखते थे, न्यूज चैनल टीवी डिश नहीं लगा हुआ था। हम दिल्ली में आए, दिल्ली में शिफ्ट हुए, हमने यहाँ पे डिश लगवाया पहली बार। उस पे आज तक
चैनल लगाया तो कई दिनों तक मम्मी ने न्यूज सुना। फिर एक दिन मम्मी बोली भैया गगन या को बंद कर दे और कान्हा जी के भजन लगा दे तू। ये तो बिके हुए लोग हैं। एक लेडी जो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी मदर, वो 4-5 दिन देख के जिनको मैंने कभी नहीं बताया कि मीडिया ऐसे बिका हुआ है, रोज टुकड़ा जाता है वहां से सरकार से इनके लिए, और उनको ये पता चलेगा कि ये बिका हुआ लोग है, इसने अपना जमीर बेच रखा है। क्या तुमको नहीं दिखता? मीडिया सरकार की पॉलिसी की केवल वाहवाही करता रहता है। मोदी जी ने किसी आदमी को 200 रुपया दान दिया तो सरकार वाले दिखाएंगे देखो कितना करारा नोट दिया है ना, कितना करारा नोट दिया, अब इससे बढ़िया खाना खाएंगे, इनकी ताकत आएगी, और उसकी इतनी गुणगान, उसकी इतनी वाहवाही कर देंगे ना कि क्या ही बताओ। और जो काम के मुद्दे हैं वो ऐसे कहीं ऐसे डुबक जाते कोई दिखता नहीं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने, आज या 1-2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को फटकार लगाई, और फटकार में क्या सीधे सीधे शब्द बोले उन्होंने कि आपकी जितनी भी पॉलिसी हैं सब एक तरह के ढकोसला हैं और ये सरकार पाखंड से घिरी हुई है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, ये कोई मीडिया तुमको नहीं दिखाएगा कि ये सरकार की पॉलिसी पाखंड से घिरी हुई है। मैं क्या बोल सकता हूं? आप एसएससी कमीशन को मेल डालो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब कमेंट पे एकदम आग लगा दो, फैला दो, जब ही तुम्हारी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज तुम्हारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बंदा अगर आवाज उठाता है ना तो उल्टे सीधे मुकदमे लगा के उसको जेल में डाल देते हैं ये लोग। तो जब तक सारे लोग मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन साथ में आके, हाँ क्या बोलूं मैं? बोलने के लिए मेरे पास अपने देश की स्थिति पे कभी कभी रोना आता है कि हमारा देश कौन से गड्ढे में जाता जा रहा है, दिन पे दिन गड्ढे में घुसता जा रहा है, और मीडिया उस पर बोलने को तैयार नहीं है। तुम हैं, कोरोना तो सभी के साथ हुआ है और दूसरे देशों में भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, पर वो तो भर जाएंगे। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट हमको कोरोना से नहीं उभार पाएगी कभी भी। 2,35,000 करोड़ का तो लोन लेने वाले राज्य, जिससे कि जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, जो काम चलने सरकारी, वो चलते रहें स्मूथली। चलते हुए काम को कंटिन्यूअस रखने के लिए इतना बड़ा लोन लेना पड़ रहा है। और तुम ये बताओ कि सरकार इतनी बेकार हो चुकी है कि वो कैसे नए लोगों को रिक्रूट करेगी और कैसे उन पे इन्वेस्ट करेगी, कैसे उनको ट्रेनिंग करा के उनको काबिल बना के तब तनख्वाह देगी। उसमें तो सरकार का इन्वेस्टमेंट जाएगा। आप जेईई नीट का पेपर तो बड़ा अच्छा करा ले रहे हो हैं, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। जिनमें सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, नौकरी देना पड़ रही है, वो 3-3, 4-4, 5-5 साल तक अटके पड़े। 3 साल तो मिनिमम टाइम है। 7-8, 8-8 साल से लोगों की नौकरियां अटकी पड़ी हैं। सीटीई ये लागू होने से पहले जितनी भी भारत में भर्तियां रुकी हुई हैं वो सुलटा दो, उसके बाद सीटी लाओ धड़ल्ले से। या तो उम्मीद दो मत, और उम्मीद दो तो भैया उस पे खरा उतरने का एक बार मौका भी दो। या तो उम्मीद दो मत, उम्मीद नहीं दोगे तो अगले चुनाव में हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो, केवल और केवल ट्विटर पे हर किसी को इसमें टैग करो, और भैरी सरकार के कानों में ना बम फोड़ो, तब जाके उनको सुनाई देगा। तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनने वाला, कोई अहमियत नहीं है। अरे डिस्कशन भी नहीं होता तुम्हारा, मन की बातों में बेरोजगारी का डिस्कशन भी नहीं हुआ, मुद्दे ही अलग हैं। बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी आएंगी, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं, आई नहीं है। चाहे वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के बात कर रहे हो, डाटा है ये। किसान हमारा परेशान है, छोटा जो बिजनेसमैन है, जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, टीचर परेशान है, सब परेशान है। मौज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे, वो मौज ले रहे हैं, नेता सांसद मौज ले रहे हैं। ले जाओ। अभी यमराज जब तुमको पकौड़े तलेगा ना तुम्हारे नरक में, जब तुम्हें पता चलेगा, देखना बढ़िया कढ़ाई बनवाई होगी तुमको तलने के लिए।
इस वीडियो को मैं यही छोड़ रहा हूं। इच्छा आपकी है। एक साथ अगर 1 करोड़ लोग विद्रोह करेंगे ना, डेली ट्विटर पे आग लग जाएगी, गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिजिकल आके एसएससी में ये ऑफिस के सामने जाके बैठेंगे और मैं सबसे आगे रहूंगा। जितना खर्चा होगा, जो भी होगा, मैं करूंगा। मैं बुलाऊंगा लड़कों को यहां पे ट्रेन बुक कर करके। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो तारीफ होती है उसके ढेर सारे रीजंस है, ढेर सारे कारण हैं। उसमें बहुत बड़ा रीजन है माय डियर कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी है। इस कारण से हिंदुस्तान की बड़ी तारीफ होती है पूरी दुनिया में। सवाल आता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है, लोक मतलब होता है जनता, जनता का शासन। जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है सदन में, वो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करके भेजती है कि आप जाइए देश का शासन चलाइए हमारी तरफ से। ये जनता करती है। और जब जनता इनको भेजती है तो यही लोग जो आदरणीय लोकसभा के मेंबर्स होते हैं या आदरणीय विधायक मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, ये राज्य के लिए या देश के लिए कानून बनाते हैं विधायिका, और कानून को लागू करवाते हैं कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव और आपका एग्जीक्यूटिव। सवाल आता है कि अगर जनता इनको भेज रही है तो जनता को अगर कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है या कोई गिले शिकवे हैं तो इन्हीं प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी होती है कि ये प्रतिनिधि जनता की समस्या का निवारण करें, जनता की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। ठीक है। चल, एक अब दिक्कत क्या है, इस देश में भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। ऐसा नहीं कि यह समस्या आज की है, ये कई सालों से चल रही है। आज से नहीं है, 10, 15, 20 सालों से बेरोजगारी की समस्या चल रही है। लेकिन आज हमारे देश में जो यूथ है उसकी संख्या बढ़ रही है, ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ रही है, पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ रही है, 10th 12th वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, इंजीनियर्स की संख्या बढ़ रही है, ITI वाले डिप्लोमा वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, जो तेजी से डिमांड कर रहे हैं कि उनको नौकरी चाहिए। बहुत तेजी से डिमांड हो रही है कि उनको नौकरी चाहिए। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब एक घर होता है, घर में माता पिता बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, घर में अगर कोई दिक्कत होती है तो उस जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, उसके लिए आप किससे बात करते हैं? पड़ोसी चाचा चाची से या बाजू के अंकल आंटी से, बड़े पिताजी से? नहीं ना, आप सिर्फ बात करते हैं अपने पिताजी से, अगर या फिर ज्वाइंट फैमिली है तो अपने दादाजी से बात करते हैं। उसी प्रकार से जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं या देश के जो मंत्री होते हैं, ये महत्वपूर्ण पद हैं देश के, और इनकी जिम्मेवारी होती है कि ये जनता की समस्याओं को सुने और अगर उनको जनता को कोई दिक्कत है तो उस समस्या को दूर करें, उसको सॉल्यूशन निकालें। आज लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ों की संख्या में जो यूथ है वो सरकार से डिमांड कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट, आदरणीय संघ सरकार से, जिसके भारत सरकार के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। यहां पर डिमांड बीजेपी कांग्रेस से नहीं है, यहां पर डिमांड समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी से नहीं है। यहां पर जो जनता की डिमांड है, जो यूथ की डिमांड है, वो भारत सरकार से है, और भारत सरकार के जो हेड है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से है। यहां पर इसको आप बीजेपी कांग्रेस करके मत देखिएगा, यहां पर आप भारत सरकार से देखिएगा। हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो निवेदन है देश का, देश के यूथ का, वो ये है कि साहब रोजगार को लेकर की बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। कैसे? जैसे आपको मालूम है हिंदुस्तान में वैसे तो ढेर सारी बॉडीज हैं, ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्जाम लेते हैं, लेकिन 2 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो लाखों की संख्या में वैकेंसी निकालते हैं, जिसमें एसएससी और आरआरबी आता है, रेलवे आता है। एसएससी में जो बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है बच्चों के साथ में क्या है? पहला, कुछ एग्जाम्स इंक्वायरी में फंसे हुए, उनके केस चल रहे हैं, बहुत दिक्कत है साहब, उनको जल्द से जल्द सॉल्व कराया जाए। दूसरा, कुछ एग्जाम्स हैं वो एग्जाम हो गए हैं, उनका रिजल्ट पेंडिंग है कई सालों से, बहुत बड़ी समस्या है। कुछ एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है लेकिन ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है, ये एक बड़ी समस्या है। और कुछ एग्जाम्स का डेट ही क्लियर नहीं हो रहा है, एसएससी के कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये एक बड़ी समस्या है एसएससी को लेकर के। मैं
यूथ की तरफ से, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी यूथ हूँ, सबकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आप देश के मुखिया हैं, आप देश की सरकार के हेड हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपको थोड़ा सा इस इश्यू पर नज़र डालना चाहिए। हो सकता है कि आपकी नज़र ना गई हो, मैं ये मान कर चलता हूँ कि चलिए हो सकता है आप इतने बिजी रहते हैं, आपकी नज़र ना गई हो, आप मन की बात करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, या आप अपनी स्पीच देते हैं, आपके पास हजारों माध्यम हैं, सोशल मीडिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं, करोड़ों की संख्या में आपके पास फॉलोअर्स हैं। एक बार जनता को, हमारे यूथ को संबोधित कीजिए कि देखिए, अगर आपके एग्जाम कोई पेंडिंग है, उनका रिजल्ट पेंडिंग है, तो ये डेट है, मैंने एसएससी को बोल दिया है, निर्देश दीजिए कि एसएससी के रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी आए। सिर्फ एसएससी नहीं, बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। अगर कोई केस चल रहा है किसी एग्जाम में, तो संस्था को बोलिए कि जल्दी से जल्दी उस केस का निवारण किया जाए। अगर कोई एग्जाम का ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो अपनी जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, आप उनसे कहिए प्लीज़ कि जितनी जल्दी हो सके आप उस समस्या का निवारण कीजिए, ज्वाइनिंग कराई जाए। अगर कोई एग्जाम की डेट फिक्स नहीं हो रही है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बोल दीजिए, या कि आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप मनमर्जी से बैठ गए, हमने आपको बैठाया है उस गद्दी पर क्योंकि हम चाहते हैं कि आप देश को चलाएं। तो आपकी ये जिम्मेवारी है, ये आपकी इथिकल जिम्मेवारी मानकर चलिए आप, मैं बाकी लीगल और बाकी चीज में नहीं जाता, एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हमने आपको समर्थन दिया है। यहाँ पर मैंने आपको वोट दिया है कि नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, किसने किसको वोट दिया इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना पता है कि जिसने जिसको भी वोट दिया है, अंततः प्रधानमंत्री आप बने हैं, और आप प्रधानमंत्री उनके नहीं है जिसने आपको वोट दिया है, आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। किस बीजेपी कांग्रेस के नहीं, आप प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के हैं। और हिंदुस्तान का 130 करोड़ व्यक्ति, महिला और पुरुष, बच्चे बच्चियां, सबको मिला करके अगर किसी को कोई समस्या होती है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है माय डियर कि आप उसको सॉल्व करें। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी इज्जत है, आपका सम्मान है, और एक अच्छे लहजे में, एक सम्मान के लहजे में हम सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं। आप हमारे पिताजी से भी बड़ी उम्र के हैं, मतलब मैं दादाजी तो नहीं बोल सकता, मेरे दादाजी तो बहुत ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे, लेकिन आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा कि प्लीज़, हो सकता है आपकी नज़र ना गई हो इस इश्यू पर, मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ, हम ऐसा यूथ मान कर चलते हैं, प्लीज़, बहुत कष्ट में है। बेरोज़गारी बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, बेरोज़गारी बहुत डेंजरस चीज़ होती है। मैं छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ढेर सारे बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मेल करते हैं, यूट्यूब में कमेंट करते हैं, टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, और सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं, सर ये एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, सर इसकी ज्वाइनिंग कब होगी, सर मैं एग्जाम की तैयारी करूं कि ना करूं। ऐसी स्थिति है महाराज की, मत पूछिए। इंसान जमीन बेच बेच के पढ़ रहा है, माँ बाप बेचारे पढ़ा रहे हैं, अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की स्थिति दयनीय हो रही है, वो साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहे हैं। मतलब यकीन नहीं मानेंगे, लोग ऐसे टूट चुके हैं कि अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो एग्जाम दे पाएँ, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, और ऐसे में अनहोनियाँ हो जाती हैं, इंसान गलत कदम उठा जाता है। भगवान न करे कोई ऐसा करे, लेकिन प्लीज़ देश के मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि जितनी से जितनी जल्दी हो सके इस पर आप अपनी नज़र डालिए। दूसरा, RRB NTPC ग्रुप डी को लेकर के बड़ी समस्या है। 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है नोटिफिकेशन आए हैं, उसके एग्जाम का कोई रता पता नहीं है, ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, समझ ही नहीं आ रहा है कब होगा। करोड़ों की संख्या में जो युवा है, जो RRB NTPC ग्रुप डी का फॉर्म भर के बैठा हुआ है, वो डेली वेट कर रहा है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। वो हमसे पूछता है कि साहब एग्जाम कब होगा। अब सर क्या बताएं कि एग्जाम कब होगा, सर को पता ही नहीं है। जब सरकार को ही नहीं पता तो सर को क्या पता होगा। एक डेट बता दी जाए कि भाई इस तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। कोरोना का समय चल रहा है, हम पूरे हिंदुस्तान के वासी आपके साथ हैं, देश को मिलके इस समस्या से जूझना है, इसको सोल्यूशन निकाला है। मैं ये नहीं बोलता कि आज हो जाए, कल हो जाए एग्जाम। कोरोना के समय पे हर चीज़ देखा जाए। अगर एक मैं UPSC का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अगर उस नज़रिए से देखता हूँ तो इकोनॉमी की हाल ठीक नहीं है, कोरोना के चक्कर में बहुत नुकसान हुआ है, आई अग्री। लेकिन एक डेट बता दी जाए कि भाई आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, एक छोटा सा ट्वीट कर दीजिए, सोशल मीडिया के हजारों माध्यम आपके पास है, बोल दीजिए बच्चों से कि NTPC ग्रुप डी वाले बच्चों तुम बिल्कुल परेशान मत हो, 2021 में जनवरी में तुम्हारा पेपर होगा। यूथ बोलेगा चलिए भाई प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात की है, हम परेशान नहीं होते, 2021 में प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जनवरी में एग्जाम होगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे। हम भी बच्चों को बोल पाएंगे कि देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है, 100% एग्जाम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की बातों का वजन होता है। ये ऐसा मानकर चला जाता है जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा यूथ की तरफ से, और एक अच्छे लहजे में, सम्मान के लहजे में सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप देश के मुखिया हैं,
और जो देश का मुखिया होता है उसको माई बाप कहा जाता है। हम मान के चलते कि आप हमारे माई बाप हैं और कोई दिक्कत नहीं है ऐसा बोलने में। प्रधानमंत्री देश के माई बाप होते हैं, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत हमको गुरेज नहीं है। आप देश के माई बाप हैं। देश का यूथ परेशान है करोड़ों की संख्या में, वो चाहे एसएससी एग्जाम्स को लेकर हो, रेलवे एग्जाम्स का लेकर हो या कोई भी एग्जाम को लेकर हो, परेशान है। आप उनकी समस्याओं की तरफ एक बार नजर डालिए। हम मानकर चल रहे हैं कि आपकी नजर नहीं गई होगी। इसके लिए आज आपको मालूम है यूट्यूब में ढेर सारे टीचर्स हैं, ढेर सारे आदरणीय टीचर्स हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है। आदरणीय अभिनय सर ने वीडियो बनाया है, आदरणीय राकेश यादव सर ने वीडियो बनाया है, आदरणीय गगन प्रताप सर ने वीडियो बनाया है और ढेर सारे टीचर्स हैं। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, जितने मुझे 2-4 नाम याद आए मैंने बताया। जिनका नाम भूल गया हूँ उससे माफ़ी चाहता हूँ मैं। सभी सम्मानीय टीचरों ने वीडियो बनाया है, सिर्फ इस कारण से बनाया है ताकि ये वीडियो ट्रेंडिंग हो, लोग ट्विटर में जाएं, प्रधानमंत्री जी की जो अटेंशन है वहाँ पर देखें, प्रधानमंत्री जी की नज़र पड़े और जल्द से जल्द इस समस्या का सोल्यूशन निकालें। क्योंकि साहब देखिए, यूथ जो है बेरोजगार है और जो बेरोजगार होता है बड़ा खतरनाक विस्फोट होता है, खाली दिमाग होता है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है। ऐसे में जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जो चैन स्नैचिंग बढ़ रही है, ये बेरोजगार लोग ही करते हैं। मैं भोपाल से इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, अभी भी आप पढ़ते होंगे कि जो भी चैन स्नैचिंग होती है उसमें 70% केस में जो बच्चे होते हैं वो पल्सर गाड़ी से आए, चैन स्नैचिंग किया और भाग गए। पता चला कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है, कोई कहीं का लड़का है, क्योंकि नौकरी नहीं है, पेट पालना है। मैं ये इस बात के समर्थन में नहीं हूँ कि गलत काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलत मतलब गलत है, तो कोई भी करे। लेकिन अगर कोई इंसान एसएससी के रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वो इस कारण से कर रहा है कि वो एग्जाम देगा, एग्जाम होने के बाद नौकरी लगेगी। जब वो उस लेवल की मेहनत कर लेगा तो नौकरी लगेगी और आसान से प्यार भरी जिंदगी बिताएगा। वो इस कारण से नहीं कर रहा कि वो आपको वीडियो बनाए, आपको ट्विटर में ट्रेंड कराए। इतना समय नहीं है साहब किसी के पास। हम एग्जाम की तैयारी करें या आपको ट्विटर में ट्रेंड कराए, आपकी वीडियो में जाके आपको कमेंट करें, हमारे पास नहीं है समय। और वैसे भी हमने आपको इसी कारण से भेजा है ताकि आप हमारी समस्याओं का समाधान करें। एक दूसरा यूथ है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक अच्छे लहजे में देखें। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है माय डियर कि आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म और भद्दी भाषा में अंतर होता है। अपनी बात को रखने का एक खूबसूरत तरीका होना चाहिए। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यही होती है, अपनी बात को अच्छे लहजे में रखा जाए, सम्मान के लहजे में रखा जाए। ट्विटर में ट्रेंड कराया जाए। आदरणीय जितने टीचर्स हैं सबने बताया है ट्विटर में ट्रेंड कराने के लिए ट्रेंड कराइए। साथ ही साथ आप फेसबुक में वीडियोस बनाइए, मोबाइल सबके पास है, फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाइए 20 सेकंड का। प्रधानमंत्री जी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर कब होगा, इतना बोलने में 5 सेकंड लगा, उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, जहाँ जहाँ शेयर हो सकता है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 1 करोड़ जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पहले तो शेयर कर दीजिएगा ताकि ये मेरा मैसेज जाए लोगों तक, स्टूडेंट्स तक, कि उनको क्या क्या करना है। पहला, फेसबुक में आप पोस्ट लिखिए। मैं फिर से बोलता हूँ, सम्मानजनक तरीके से, लहजे से लिखिएगा, क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ आपकी बात रखने का तरीका गलत है तो आपकी बात खत्म हो जाती है, कितनी भी सही हो। अच्छे तरीके से, लहजे से, सम्मानजनक तरीके से अपनी बात को लिखिएगा कि मोदी जी पेपर कब होगा, मोदी जी डेट बता दीजिए, ट्रेनिंग कराना है। छोटे वीडियो बनाइए 10 सेकंड 15 सेकंड के, फेसबुक में शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। ग्रुप्स होते हैं, एजुकेशन ग्रुप्स होते हैं, जितने एडमिन्स हैं फेसबुक ग्रुप के एजुकेशन वाले, सबसे बोलूँगा कि प्लीज़ ऐसे जो वीडियोज़ आए उनको आप एक बार चेक करके अप्रूव कीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हों, सभी के वीडियो वायरल हों, ट्विटर में ट्रेंड हो, फेसबुक में ट्रेंड हो, इंस्टाग्राम में भी ऐसी स्क्रीनशॉट्स लेके आप शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम में भी शेयर कराइए, व्हाट्सएप में भी स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप में शेयर कराइए, ट्विटर में शेयर कराइए। उससे होगा क्या कि अटेंशन जाएगा। देखिए, मीडिया से ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। मैं बता रहा हूँ फिर से, वर्तमान में जो मीडिया का हाल है, भारत के इतिहास में सबसे गंदा और सबसे खराब हाल चल रहा है मीडिया का। मीडिया से ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मीडिया बिजी है अभी बहुत ज़्यादा। और अभी आदरणीय अनुष्का शर्मा जी प्रेग्नेंट है, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी उनके बेबी होगा, मीडिया उसमें बिजी हो जाएगा। फिर उसके बाद में आदरणीय सैफ अली खान साहब के जो बेटे तैमूर हैं, अभी वो कुछ करेंगे, स्कूल जाएंगे, उसमें मीडिया बिजी हो जाएगा। फिर अभी हो सकता है कि मीडिया वीडियो चला दे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, या फिर मीडिया ये चला दे, कुछ भी चलाते रहता है। मीडिया बहुत खुश है, उस पर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, उसको अपने हिसाब से काम करने दीजिए, उसको नमस्कार करते रहिए। और फिर से बोलूँगा, किसी बड़े समझदार इंसान ने कहा था कि टीवी देखना छोड़ दीजिए। अगर आप टीवी देखना नहीं छोड़िएगा तो ये जो टीवी है आपको दंगाई बना देगा। प्लीज़ इस बात को समझिए। मीडिया पर ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, मीडिया से ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। आपको
सब अपने अपने बिजी हैं, सबके अपने प्रोपेगेंडा हैं। ये बोलने में मुझे कोई भी परहेज नहीं है। मीडिया आज अपना काम नहीं कर रहा है, इस कारण से आज यूट्यूब चैनल्स के जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको आगे आना पड़ रहा है, बच्चों को अपनी बात को रखना पड़ रहा है। प्लीज़ मीडिया से उम्मीद छोड़ दीजिए। मैं कई सालों से मीडिया से उम्मीद छोड़ चुका हूँ। मैं मीडिया लिटरली बताऊँ, जब से मैं समझने लायक हुआ हूँ, मैं नहीं बोलता कि पिछले 4 साल से 5 साल से, जब से मैं समझने लायक हुआ हूँ तब से मैंने मीडिया से उम्मीद लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि मीडिया की सच्चाई सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक और चीज़ बोलता हूँ, इस बीच में ये सब करने के दौरान पढ़ाई बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी पेपर होगा सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ाई करेगा। सब कीजिए, ट्रेंड कराइए, शेयर कीजिए, सब कुछ अच्छा है, साथ में पढ़ाई का नुकसान मत कीजिएगा, क्योंकि फिर से बोलता हूँ, पेपर जब भी होगा सिलेक्शन उसी का होगा, नौकरी उसी को मिलेगी जो ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, जो अच्छी पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करते रहिए, साथ में जितने भी आदरणीय टीचर्स ने वीडियो बनाया है उनके वीडियो को शेयर कीजिए, सबके जाके सबको सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ ट्विटर में जैसा मैंने बोला, मेरा अपना तरीका था बोलने का, आदरणीय टीचर्स ने अपना अपना बोला है, सबकी बात को सुनिए, जैसा जैसा सब ने कहा है वैसा वैसा सब कीजिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से, आदरणीय सरकार की आंखों में ये बात जाएगी। हम मानकर चल रहे हैं कि उनकी नज़र यहाँ पर नहीं पड़ी है, और एक खूबसूरत लोकतंत्र की बात यही है कि हम परेशान थे और हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो माई बाप हैं हमारे, हमने उनको बताया कि साहब हम परेशान हैं, आप हमारी मदद कीजिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो माई बाप हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नज़र जाएगी और जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकलेगा। बस इतना ही बोलूँगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय। और फिर से लास्ट बार बोल देता हूँ, सम्मानजनक तरीके से लहजे में बात कीजिएगा, क्योंकि आप कितनी भी आलोचना करें, आप कितनी भी सही बात बोल रहे होंगे, अगर बोलने का तरीका गलत है तो आपकी पूरी की पूरी बात का कोई फर्क मतलब नहीं रह जाता है। प्लीज़ सम्मानजनक तरीके से लहजे में रह के बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात को रखिएगा, आपकी बात को जरूर सुना जाएगा। भारत माता की जय। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। उम्मीद है सबको आवाज़ आ रही होगी। देखो यार, एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है इस समय। जो हमारा स्टूडेंट है, जितना भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, सारे बच्चों ने एक मुहिम दौड़ा रखी है कि एसएससी में जो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। कुछ ने दौड़ा रखी है कि एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट के बारे में सोचा जाए। मेरे बच्चों, बहुत सारी कमियां होती हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन एक बात है कि जीवन में आप कमियां ढूंढने में रह जाएंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आज वक्त नहीं है कि इन सारी मुहिमों में कमी ढूंढी जाए और इनमें और क्या बेटर हो सकता है उस पर करा जाए। आज थोड़ा सा डिटेल में एक बात पर चर्चा करी जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एक नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए भी बार बार एसएससी के साथ मुहिम ही दौड़ानी पड़ती है। कभी हम एडमिट कार्ड के लिए, कभी हम रिजल्ट के लिए, कल को वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये सारा सिस्टम आपने देखा होगा कि नीट और जेई के लिए भी तो है, ये सारा सिस्टम यूपीएससी के लिए भी तो है। यूपीएससी में कैसे चीज़ें टाइम टू टाइम होती चली जा रही हैं। पहले से डिक्लेयर होता है कि लगभग 20 अगस्त के आसपास एग्जाम होना होता है, तो कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है। और एसएससी में ऐसा क्या हो जा रहा है कि सारी धांधलेबाजी भी हुई पीछे वक्त पे, जो अब ठीक ठाक भी हुई, उसके बाद एग्ज़ाम में डिले हो गया। मुझे कुछ पोस्ट भेजी एक बच्चे ने, और मैं अपने घर पे नहीं हूँ, अगर मैं दिल्ली होता तो मैं यूट्यूब पे बनाता वीडियो को। एक बच्चे ने भेजा कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो फॉर्म था हमने 5 मई को अप्लाई किया, उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस चला, टायर 1, टायर 2, टायर 3, और ये एग्ज़ाम हमने 29 दिसंबर 2019 को हमने टायर 3 का एग्ज़ाम दिया। आज 238 दिन हो गए हैं टायर 3 दिए हुए। टायर 3 जो दे रखा है उसको आज 238 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक भी टायर 3 का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया इन लोगों ने। आप एक बात सोचिए कि जो बच्चे अकाउंट से पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट की अगर आप कोई भी ऑब्लिगेशन करते हो, अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, गवर्नमेंट आपको पता है कितना % टैक्स लेती? 24% टैक्स लेती साल का। यानी आपने अगर 100 रुपये गवर्नमेंट के खाते से चुराए हुए हैं तो आपको 24 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर साल। वो तो देना ही पड़ेगा साथ में अलग से। तो भाई मेरा एक सवाल ये भी था कि रेलवे एनटीपीसी के लिए जो 2019 चुनाव से पहले बच्चों को काटा गया, और उसमें मेरे को सुनने में आया है, जैसे बाकी टीचर्स ने बोला और बच्चों ने जो रिपोर्टें भेजी है, कि करीबन 2-2.5 करोड़ बच्चों ने अपीयर हुए हैं उसके अंदर, और उसमें 400-500 जो भी फीस रही होगी वो फीस भी बच्चों ने पे की। तो आज उन बातों को तो बहुत टाइम हो गया,
अब सरकार अगर उसमें 400 भी लौटा देगी तो क्या मतलब बना? तुम तो ले लो 24% टैक्स, बच्चे को तुम पैसा काट के भी लौटा दो, मतलब तुम्हारे लिए तो सही धंधा होने लग गया। दूसरी चीज ये कि हमने पैसा इसलिए थोड़ी दिया था रेलवे एनटीपीसी के लिए कि हमें वापसी मिलेगा कल को, या इस उम्मीद से थोड़ी दिया था कि पैसा हमें वापसी चाहिए। हमें नहीं चाहिए था पैसा वापसी, हमने जिस चीज़ के लिए दिया था उस चीज़ के लिए हमारा काम होना चाहिए। अगर हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए पैसा दिया था तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए होना चाहिए। सच मायने में देखा जाए तो ये तो देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ कि आपने 2019 चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी, माहौल बना लिया, आज तक भी उसका कुछ हुआ नहीं। मतलब ये तो आपने सच मायने में मतलब भारत देश के चुनाव को ही आपने मैनिपुलेट कर दिया, स्टूडेंट को ही मैनिपुलेट कर दिया पूरी तरीके से। दूसरी बात ये दोस्तों कि मेरा अब यहाँ पे आपके साथ सुझाव ये है कि 3-4 चीज़ों पे काम करिए। और देखिए एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि नीट और जेई वाली अगर मैं कहानी बताऊं तो ये इतनी आसान नहीं थी जितनी आज आसान है। जैसे आज चीज़ें प्रॉपर हो जा रही हैं, इतना प्रॉपर पहले नहीं होती थी। भाई कैसे ये प्रॉपर होगी? बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने बहुत बलिदान दिया है, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन भी करे हैं, तब जाके आज ऐसा हो रहा है कि नीट और जेई का एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट करा रहे हैं। और उसके लिए अभी आप देख ही रहे हैं करंट में राजनीति चलने लग रही है। मेरे भाई देश में 50 एग्ज़ाम होते थे मेडिकल के और इसके जेई के, ये तो बच्चों ने मिलके, उनके पेरेंट्स ने मिलके ये मुहिम चलाई, तब जाके ये कामयाब हुए हैं। आज यूपीएससी कैसे प्रॉपर तरीके से चल रहा है? क्योंकि यूपीएससी के बच्चे इनकी खाट खड़ी कर देते हैं 2 दिन में, ठीक है। एसएससी के बच्चे के साथ क्या दिक्कत है? बच्चा बहुत है लेकिन कोई एसएससी रिजल्ट के लिए लगा लेता है ट्विटर कैंपेन, कोई अपने पर्सनल एजेंडे के लिए ट्विटर कैंपेन चलवा देगा, कोई चला देगा तुम्हारा एसएससी स्टूडेंट और रेलवे स्टूडेंट के लिए। सोचिए भाई एक बात बताओ, हमारा ये काम थोड़ी है, हमारा ये काम थोड़ी हम ट्विटर पे चलाए। हमने वोट दिया तुमको, हमने एग्जाम की फीस जमा करी, क्रेडिबिलिटी क्या रही फिर तुम्हारी? अब भाई मेरे सुझाव यहाँ पे ये है कि हम आज जो मुहिम चलाएं ना, वो हम ना चलाएं रिजल्ट के लिए, ना हम चलाएं बाइकआउट इसके लिए उसके लिए। कारण क्या है? रिजल्ट आना है भाई। मान लो 40 लाख बच्चों ने फार्म भरा, प्री तो ये साले ले लेते हैं टाइम पे। क्यों? प्री में ही भीड़ होती है, वो 40 लाख बच्चों में से भीड़ छट लेती है, फिर बचते हैं 1.5-2 लाख रुपए, ना 1.5-2 लाख बच्चे। उन 1.5-2 लाख बच्चों में मेंस दे लेते हैं, मेंस देने के बाद बहुत कम बचते हैं, फिर टायर 3 के साथ तो और कम बचते हैं। यानी टायर 3 के बाद विरोध करने वाले बच्चों की संख्या ही क्या बची जो कामयाब होंगे विरोध में। इसलिए मेरे भाइयों करो ये कि बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना वो एक एक एग्जाम के लिए नहीं लड़ी जाएगी, हम बट के नहीं चलेंगे। ये तो फूट डालो शासन करो वाली राजनीति हो गई कि आज तुम चला दो भैया एसएससी के लिए, कल तुम चला दो रेलवे के लिए, कल तुम चला दो एसएससी में रिजल्ट के लिए, फिर तुम चलाओ नोटिफिकेशन के लिए। हम तो इसी में लगे रहेंगे, हम तो इसी चीज का काम करते चलेंगे। भाई एक ही लगाओ। भाई एसएससी में किसको अधिकार दे रखा है ये सारी चीजें टाइम टू टाइम करने का? ये अधिकार दे रखा है मेरे भाई किसको? एसएससी चेयरमैन को। ये उसकी ड्यूटी है भाई। वो तनख्वाह किस नाम के लेने लग रहा है? वो आईएएस है, उसको सैलरी मिल रही है। तुम बिहार में चुनाव करा ले रहे हो, कोरोना की जैसी मर्जी सिचुएशन हो, तुम नीट का एग्जाम करा ले रहे हो जैसी मर्जी सिचुएशन हो, है ना। तुम अगर तुम्हारे फेवर की चीजें चाहिए तो तुम सुशांत के लिए सब कुछ खड़ा कर दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से सिचुएशन तैयार करनी है। तुम्हें महाराष्ट्र सरकार का कुछ करना है, तुम्हें बिहार सरकार का कुछ करना है। कोरोना के अंदर जयपुर में, राजस्थान में सरकारें गिराने के पूरे प्रोग्राम बैठा दिए गए। इसी कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारें गिरा दी गई, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं सोच रही गवर्नमेंट। तो भाई ये गवर्नमेंट तो मतलब घटिया से घटिया लेवल पे जा चुकी है। लेकिन बात यह है कि समस्या तो सबको पता है, समाधान क्या है। तो मेरे बच्चों जितना हमको ज्ञान है, जितनी हमारी समझ है, मैं उसके हिसाब से आपको कुछ पॉइंट लिखे हुए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ तो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब पसंद ही आए, है ना। हर एक आदमी के अलग अलग व्यू हैं, लेकिन अलग अलग मुहिम मत चलाओ, एक मुहिम चलाओ। भाई जो एसएससी चेयरमैन बैठा है ना, जब उसकी कुर्सी पे आंच लगेगी ना और उसकी कुर्सी डिगमिगाएगी तो वो सब कुछ टाइम पे करके देगा, ठीक है। और इस समय आप भी जानते हो रोड पे खड़े होकर आंदोलन नहीं हो सकता है। कोरोना का बहाना भी और कोरोना की सिचुएशन भी ऐसी है कि कोई भी जाके वो आंदोलन नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये कि आप सिर्फ और सिर्फ जो ट्विटर और इन पे कैंपेनिंग करते हो, तो भाई एक ही कैंपेनिंग करो, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, और कुछ नहीं, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। हम इंडिविजुअल एक आदमी पे वार करेंगे जिसकी वजह से ये गलतियां हो रही हैं, हाँ या ना।
क्योंकि अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी है कि भैया तू सारी चीजें टाइम पे लाके दे, सारी चीजें टाइम पे करें। हम अलग अलग क्यों करें मुहिम? आज एक यूट्यूबर आता है और वो कहता है कि जी आज से हम ये वाला कैंपेन चालू कर देते हैं, हम सपोर्ट में है जी, करते हैं। अगले दिन दूसरा आता है जी ये कर देते हैं, करते हैं। अरे भाई कितने मुहिम चलाओगे? एक मुहिम कामयाब नहीं हो रही इस तरीके से। एक मुहिम चलाओ, बाइकॉट एसएससी चेयरमैन। अरे पैसे इसने लिए हमारे टैक्स के, ठीक है, और भाई इसकी जिम्मेदारी है, ये एग्जाम कंडक्ट करा के देगा। हम हर एक के लिए हाथ पैर नहीं जोड़ते फिरेंगे। बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, इसकी कुर्सी हिलाओ, ठीक है। और रही मीडिया की, तो मीडिया भाई आज भी दिखाएगा रात को, ठीक है, और कल भी दिखाएगा, और आगे इस मुद्दे को पकड़ रहा है और पकड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे टीचर्स हैं उनमें पावर नहीं है। टीचर्स बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं यूट्यूब पे आके, वो जगाने लग रहे हैं, और हमारा पूरी तरह समर्थन है। हम भी इस काम को यूट्यूब पे करते, लेकिन मैं अपने गाँव में हूँ, तो मैं अभी उतना सक्षम नहीं हूँ उस चीज़ के लिए कि यूट्यूब पे करें। आप लोग इसको यूट्यूब बना रखे होंगे बच्चों ने, वो डाल लेना। मेन मेरी कहानी यही है कि बाइकॉट एसएससी चेयरमैन वाला कराते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हम एक मुद्दे के लिए बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। हमें मुद्दे हैं, मतलब 50 मुद्दों के लिए नहीं लड़ेंगे। एक मुद्दा कि एसएससी के स्ट्रक्चर को सॉलिड करके दो। एसएससी रेलवे इन्होंने मर्ज कर दिया। बहुत सारे कह रहे हैं जी रेलवे की बात नहीं कर रहे। अरे मेरे भाई, रेलवे को छोड़ कौन रहा है? इन्होंने सीईटी ला दिया, सीईटी में सबको एक कर देंगे। कुल मिला के जलेबी थी, उसका एक गोला और घुमा दिया, ठीक है। वो गोला हम पे ही घुमा और किसी पे नहीं घुमा। लेकिन आप इस काम को करिए कि एक मुहिम बाइकॉट एसएससी चेयरमैन। दूसरा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि हम 1 तारीख को सारे लोग हम कोशिश करेंगे कि अपने जहां जहां जिस जिस गांव में रहते हैं, जहां जहां हम रहते हैं, भाई अगर हम 2.5 करोड़ बच्चा है जो तैयारी करने लग रहा है, तो 2.5 करोड़ बच्चा एक लेटर लिखेंगे। मेल नहीं करेंगे, क्योंकि मेल पे स्पैम लगाते हैं या 70 चीजें। कौन इनको पढ़ रहा है? कहाँ मोदी जी के पास टाइम दे रहा है कि ये देख लेंगे? और कौन साला ये मुहिम में वहां तक पहुंचने दे रहा है? 50 तरीके से तो मुहिमें खिंडी जा रही हैं, कौन पहुंचाएगा वहां तक? तो सब लेटर लिखो, ठीक है, चिट्ठियां लिखो, गांधी जी वाला तरीका पकड़ो, ठीक है ना। जब इनके कान में जू नहीं रेंग रही तो इनको तरीके से रेंगवाते हैं जू को। भाई सारे चिट्ठियां लिखो, ठीक है, हर एक बच्चा चिट्ठी लिखे। हर बच्चा, 2.5 करोड़ बच्चा है ना, तो 2.5 करोड़ चिट्ठी जानी चाहिए, तब तो है दम। और हर चिट्ठी में 1-1 रुपए लिखो और कहो कि इस 1 रुपए को रखो और इसमें डूब के मर लो, इससे पानी खरीद के। अगर तुम साले स्टूडेंट के लिए राजनीति कर रहे हो, स्टूडेंट के पैसे से तुम खेल खेलना चाह रहे हो, हर बच्चा का लेटर लिखे, ठीक है। और मैं कल ही की शुरुआत करूंगा और मैं आपके सामने स्पीड कराऊंगा उस लेटर को, ठीक है। और वो पीएम को एसएससी चेयरमैन को नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर लिखेंगे बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, बाइकॉट मोदी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो हम बाइकॉट करें, और 1 रुपया लगाओ। हो सकता है कि कोई मेरे विपक्षी ये कह दे जी इससे तो 2.5 करोड़ बच्चा दे देगा तो 2.5 करोड़ मोदी के पास पहुंच जाएगा। अरे भाई 2.5 करोड़ नहीं, बहुत सारे करोड़ पहुंच लिए उसके पास तो एग्जाम से। 500 रुपए फीस ले रखी है बच्चों से पेपर की, तो घने ही पहुंच रहे हैं। बाकी 1-1 रुपया अगर हम पहुंचाएंगे ना, तो उसका फायदा ये मिलेगा कि कम से कम वो इकट्ठे तो करें उसको। देखिए तो सही कि युवाओं का दर्द कितना है। और मेरे भाई, हम ना करते डिले रिजल्ट का और ना और चीजों का, हम एक ही मुहिम, बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, इसकी जिम्मेदारी है। पैसे इसको पकड़ाए हैं, ठीक है, तनख्वाह ये ले रहा है टैक्स के पैसे की, हमारी की, इसकी जिम्मेदारी काम करके दे। और कोई भी कोरोना का बहाना नहीं है फालतू का है। कोरोना में तुम बिहार का चुनाव करा लोगे, कोरोना में तुम जयपुर में सरकारें पलट लोगे, तुम कोरोना मध्य प्रदेश की सरकार पलट लोगे, कोरोना में तुम और 70 काम कर लोगे। यही काम तुमसे नहीं होगा बस कोरोना में, और बाकी सारे काम हो लेंगे। कोरोना से 1 महीने पहले तुम नमस्ते ट्रम्प चला लेते हो, पर इन युवाओं की कौन सोचे? इसलिए नहीं सोच रहे ना, क्योंकि युवा बिखरा हुआ है, रोज अलग अलग मुहिम चलाता है, अलग अलग एजेंडे चलते हैं। भाई एक काम करो आज, बाइकॉट एसएससी चेयरमैन। दूसरी चीज, हर बच्चा लेटर लिखेगा, हर एक बच्चा जिसको दर्द है, ठीक है, जो तैयारी करने लग रहा है, हर बच्चा लेटर लिखेगा। हम इतने दे चुके सरकार को, 1-2 रुपए 10 रुपए और सही हमारे खर्चा, लेकिन हर बच्चा लेटर लिखो। और इतने लेटर पहुंचा दो ना पीएमओ में कि बाढ़ आ जाए वहां पे, इनको पता चल जाए कि बेरोजगार किस तरह से होने लग रहे हैं। और पता है तुम्हें क्या दिक्कत है? नीट की, जेईई की क्यों आवाज उठने लग रही न्यूज में? न्यूज के खिलाफ भड़कने से कुछ हासिल नहीं होगा कि अर्नब गोस्वामी क्या कह रहा है या वो क्या कह रहा है। ये सारे पेरोल पे हैं, ठीक है, और जो जिसकी पेरोल पे होता है वो उसी के हिसाब से काम करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मीडिया तरीके से काम नहीं करता, मीडिया तरीके से भी काम करता है, लेकिन संगठित होकर क्षेत्र को दिखाना पड़ता है, ठीक है। संगठित नीट और जेईई वाले होते हैं, है ना। तुम संगठित हो, किसी को पता ही नहीं है एसएससी कोई एग्जाम है। क्यों? क्योंकि हम बिखरी हुई मुहिमें चलाते हैं। तो एक मुहिम चलाओ, आगे बढ़ो मेरे भाई। अच्छी मुहिम चलने लग रही है, सारे टीचर्स बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। अब मैं एक रिक्वेस्ट सारे टीचर से भी करूंगा कि सारे टीचर और सारे स्टूडेंट, सारे टीचर का मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कम्युनिटी के टीचर्स हैं, सारे टीचर और थोड़े से स्टूडेंट, 50 से एक स्टूडेंट हो जाएं, 5 से एक टीचर हो जाएं।
और भाई 2-3 महीने लगना पड़ेगा इनके पीछे कस के, ठीक है। रोज इनके दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन अब ये कोरोना चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ टीचर इकट्ठे होंगे और इनको एक ज्ञापन दे के आएंगे, कम से कम फॉर्मेलिटी लगे इनको, लेकिन इनको ये तो रहे एफर्ट हो। बस टीचर के साथ एक ही दिक्कत है कि अगर टीचर जाता है ना इनके पास, तो ये तो इनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है जो हमारी एक सीनियर फैकल्टी ने कही भी थी कि इनको ये लगता है कि यार ये तो अपनी दुकान चमकाने आ रहे हैं, इनको ये लगता है दुकान चमकाने आ रहे हैं, जबकि इनको पता ही नहीं है ये चीज़ का कि भाई इस रिजल्ट से और इनसे इनकी दुकान नहीं चमकने वाली है ना। बच्चे को तैयारी करनी है। इस देश में हर बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर तुम सही माहौल दोगे पढ़ेगा, ठीक है। और कितने लोग बेरोजगार होने लग रहे हैं इन चीज़ों से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सच में बोल भी नहीं सकता आप लोगों को। लेकिन आप सबको एक बात करनी पड़ेगी भाई, क्या बाइकआउट एसएससी चेयरमैन करना पड़ेगा। हर एक बच्चे को लेटर लिखना पड़ेगा, मोदी सरकार को, पीएमओ को लेटर भेजना है, ताकि इनके कान खड़े हो और इनको पता चल जाए कि बच्चा बहुत सारा है, ठीक है मेरी बात। दूसरी चीज़ ये भाई मेरे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी हैं जो हमारे अगेंस्ट चलने लग रही हैं, और ये बीजेपी गवर्नमेंट है। आप अगर ये सोच रहे हैं ना बहुत तानाशाही से इसके सामने काम कर लिया जाएगा, तो इसके सामने तानाशाही से काम नहीं चलेगा। अब तो एक कोरोना का बहाना है, दूसरा जब से ये आई है, जब से आप खुद देख लीजिए कितने आंदोलन पैदा हुए और कितने आंदोलन कब खत्म हो गए पता भी नहीं चला। दिल्ली में कब अन्ना हजारे आंदोलन करने बैठा था और कब उठ गया पता ही नहीं चला। तो मेरे भाई ऐसा है, ये डिजिटली बहुत ज़्यादा समझाते हैं, इनको डिजिटली समझाते हैं, ठीक है। और कुछ गांधीवादी तरीका अपनाओ लेटर वाला। दूसरी चीज़ ये है कि हमको अब धीरे धीरे जैसे ही ये सिचुएशन नॉर्मल होती है, क्योंकि जब तक भूख है तभी तक ना कमाया जाए, थोड़ा आगे के लिए भी कमाया जाए, हमें इसके स्ट्रक्चर को सॉलिड कराना पड़ेगा। और जैसे ही नॉर्मल सी आती है ना, तो 50 एक बच्चों की ज़रूरत है और भाई 5 मास्टरों की ज़रूरत है। रोज़ इनके पीछे पड़ेंगे 3 महीने, और 3 महीने इनके पीछे लगातार रहेंगे ना। ये ऑफिस से निकले जब भी खड़े दिखे, और जब आए तब भी खड़े दिखे, गाड़ी में बैठे जब भी खड़े दिखे, और रोज इसी चीज़ में। भाई स्ट्रक्चर को तो ठीक कराना पड़ेगा परमानेंट। जब तक ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा ना, बात बनेगी नहीं। हमारी मेन लड़ाई जो है ना, वो एक चीज़ पे मत लेके चलो कि हमारी लड़ाई जी इससे है, सिर्फ रिजल्ट से है या इससे, ना ना ना, हमारी लड़ाई एक स्ट्रक्चर सॉलिड करके दो। हम रोज रोज इस मुहिम में नहीं लगेंगे। दूसरे भाई सारे बच्चे अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। इस समय कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कल आज और पीएमओ पर आंदोलन करेंगे, इतने डंडे पेल देंगे कल में बुरी तरीके से। अभी वो टाइम नहीं है, थोड़ा वक्त का इंतजार कर लो, थोड़ा सा इंतजार करो, उसके बाद भाई हम आंदोलन भी कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। अभी अपनी तैयारी को जैसे प्रारूप में चलाते चले जा रहे हो वैसे ही चलाते चले जाओ, ठीक है। जिस तरीके से आप चीज़ों को वायरल कर रहे हो उससे करो। मेरा जो सजेशन था मैंने आपको दिया कि बाइकआउट एसएससी चेयरमैन ही हमको चलाना पड़ेगा, उसकी कुर्सी पे ही वार करना पड़ेगा, उसके बिना बात बनेगी नहीं, ठीक है। और लेटर लिखो भाई सारे के सारे। चलो मेरे दोस्तों, आज आपको मैं जो कह सकता था वो है, हम बहुत शुरुआत से इसका समर्थन कर रहे हैं। 2017 में भी हमने आंदोलन किया था और उसमें बहुत अग्रणी रहा था मैं तो, क्योंकि हमें बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में ही हमारा योगदान है। हम नेगेटिविटी ना तो जीवन में रखते हैं ना किसी और की भी चाहते हैं। सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, अब सारी बच्चों के हाथ में पावर है। आप जब तक हर एक बच्चा खड़ा होकर मेहनत नहीं करेगा बात नहीं बनेगी, है ना। हर बच्चा खड़ा होकर मेहनत करो इस चीज़ को लेके, है ना। इस वाली मुहिम को इतना दौड़ा दो बाइकआउट एसएससी चेयरमैन वाली को और इसको लेटर वाली को, कि इनको पता चल जाए क्या हाँ यार इतनी स्ट्रेंथ इन बच्चों की है। जब हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, हम 2.5 करोड़ को कमजोरी क्यों समझ रहे हैं? 2.5 करोड़ बच्चा ताकत क्यों नहीं है हमारी? ये तो बहुत बड़ी ताकत है भाई, हर तरीके से ये ताकत है हमारी। सरकार को चुनाव में भी हमारी ताकत की जरूरत पड़ेगी, सरकार को गवर्नमेंट में को देश में माहौल बनाने के लिए भी हमारी जरूरत पड़ेगी। और भाई आत्मनिर्भर हम सारे हैं, ठीक है। सारी सरकार प्राइवेट से चला दोगे क्या? रेलवे सारी प्राइवेट करके चला लोगे क्या, है ना? और फिर तुम तो क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर तो सारी जगह हम भी प्राइवेट दौड़ा लेंगे। तो परेशान ना हो, एक ही काम करते हैं, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, और कोई मुहिम नहीं, सिर्फ एक मुहिम, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। सारे मिलके बोलो एक बार, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। इसकी कुर्सी हिलानी है, क्योंकि काम इसका है। और ये कोई बहाना नहीं है कि कोरोना की वजह से रिजल्ट नहीं दे रहे। तुम्हारे हाथों में कोरोना होने लग रहा है, मेहंदी लगा के आ रहे हो जो कोरोना हो जाएगा तुम्हारे हाथों में, पेपर चेक करने में बकवास करते हैं। बाइक कति खींच के मीटर लो, ठीक है, और एक क्या मुहिम दौड़ाओ, दूसरी मुहिम नहीं। बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, फिर से बोलो सारे, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। चलो मेरे भाइयों, मुहिम को आगे तेज रखो, और हम इसमें आगे भी पहले से समर्थन में है। 2017 से ये आवाज उठाते आ रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। जितने हमारे साथी हैं उन सब का धन्यवाद जो इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं और आगे जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही झंडा, एक ही एजेंडा लेके चलोगे तो कामयाब है। अगर तुम रोज 10-10 नए कैंपेन दौड़ाओगे ना, हर एक यूट्यूबर, तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मैं कहना नहीं चाहता हूँ चीज़ों को नेगेटिविटी, हम गलत दिशा में चले जा रहे। एक चलाओ ना भाई। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी एसएससी चेयरमैन की।
रिजल्ट नहीं आएगा तो एसएससी के तहत, कोई और काम नहीं होगा तो एसएससी के तहत, है ना। गवर्नमेंट ने तो उसको अपॉइंट कर दिया ना, अब उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि उसको गवर्नमेंट नहीं करने दे रही, या वो खुद नहीं करना चाह रहे या क्या करना चाह रहे हैं। आज के टाइम में हर गवर्नमेंट ऑफिस में कह दिया कि भाई सारा स्टाफ काम करेगा, फिर एसएससी में क्यों नहीं कर रहा, जो ये रिजल्ट वगैरह नहीं देने लग रहे। और आप टेंशन ना लो, ये कुछ नहीं शांत करने के लिए आप रिजल्ट की वो करोगे, रिजल्ट में एक पंगा लाके आज ही डाल देंगे रात को उस पे नोटिस वोटिस में कुछ भी, फिर आगे खींचेंगे बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, हर चीज बाइकआउट एसएससी चेयरमैन डालो। ठीक है भाई, मुहिम को आगे बढ़ाओ और मैं कति साथ हूँ और हमेशा साथ रहेंगे आप लोगों के।